तो कल दिन भर हम लोग इन मुद्दों पर बात किए थे। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम अपने को देखें तो हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, निरंतर तृप्तिपूर्वक जीना चाहते हैं, लेकिन क्या ये निरंतर सुखपूर्वक जीना सिर्फ सुविधाओं से पूरा हो सकता है, या सुविधा के साथ संबंध पर भी ध्यान देना पड़ेगा? और ये दोनों पर ध्यान दे सकें, इसके लिए इन दोनों को समझना भी पड़ेगा। बिना समझे हम ध्यान तो दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देकर करेंगे क्या, ये बहुत स्पष्ट नहीं रहता। तो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी वैसा करते हैं। तो तीनों पर ध्यान देना जरूरी है। ये बात कल चर्चा से हम लोगों ने निकालने की कोशिश की थी। तीनों में अगर एक नंबर पे रखा जाए तो किसको रखेंगे? कल ये तय हुआ था कि समझ, 2 नंबर पे संबंध, 3 नंबर पे सुविधा। ये 3 नंबर पे सुविधा रख रहे हैं तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये क्रम इस अर्थ में है कि इसके साथ ये ठीक करना आसान है और इन दोनों के साथ इसको ठीक करना आसान है। अगर ये दोनों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यहाँ बड़ी मेहनत है। अगर पूरा परिवार मिलकर इसके लिए लगा है तो आसान है, और समझ करके इसके लिए लगा है तो और आसान है ना? इसलिए ये क्रम तय किया गया है। ये क्रम का आशय बिल्कुल ये नहीं है कि 3 नंबर पे है तो ये बेकार चीज है, इसको छोड़ देना। ये क्रम इस अर्थ में है कि हम जब समझ के साथ संबंध पर ध्यान देते हैं तो संबंध ठीक करना आसान हो जाता है, और समझ के साथ संबंधियों को ध्यान में रखकर मिलजुल कर सुविधा के लिए काम करते हैं तो परिवार के लिए आवश्यक सुविधा जुटाना भी आसान हो जाता है। जी भैया, जैसे भी आपने बोला कि जब समझ के साथ संबंध पे काम करते हैं तो जब परिवार में एक हार्मनी आती है, उसके बाद अपन सुविधा पे काम करते हैं तो आसान हो जाता है। तो इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या आप, जिससे और क्लेरिफाई हो जाए? वही तो, अगर समझे नहीं है ना, तो संबंध पर बहुत ठीक से जब ध्यान नहीं दे पाते तो सामने वाले से कोई गलती होती है तो हम चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। जब उसके ऊपर चीखते चिल्लाते हैं तो उसको लगता है पूरे परिवार में हमारा अपमान हो रहा है। फिर वो आपकी गलतियां ढूंढता है, फिर आप पर चीखता चिल्लाता है। फिर पूरे दिन घर में एक टेंशन का माहौल बना रहता है ना? फिर जब भी कोई काम करने की बारी आती है तो आपके सर टालता है, आप उसके सर टालते हैं, और उसमें जो बेचारा किसी के सर नहीं टाल पाता है वो पिसता रहता है ना? और करता भी रहता है और असंतोष भी महसूस करता रहता है। तो देखेंगे तो माँ खूब मेहनत करके खाना बना रही होती है, लेकिन अंदर अंदर कई बार बेचैनी चलती है कि सुबह 4 बजे से उठ के रात के 9 बजे तक पिसती रहती हूँ, घर में किसी को होश नहीं है ना? तब ये सब माँ उसमें आराम में रहती है, परेशान रहती है। तो यहाँ विरोध के भाव चलते हैं कंटिन्यूटी फिर परिवार में, ऐसा ही लगता है। जरूरी नहीं है कि हर परिवार में विरोध का ही भाव नहीं, हर चलता। नहीं। हाँ। जैसे ऐसे भी आपने बताया ना भाई, ऐसे तो वो एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव। वही तो, ये विरोध का भाव आ गया। जो कर रहा है उसको लग रहा है हम किए जा रहे हैं, किसी को होश नहीं है ना? और जो नहीं कर रहा है उसको लगता है हम ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये सब काम तो करने के लिए ये लोग हैं ही, है ना? तो पूरे घर में एक तनाव का माहौल रहता है, और पूरे काम को देखेंगे घर के तो ऐसा लगता है बड़ा कठिन है ना? लेकिन संबंध पर ध्यान चला जाता है तो बाकी संबंधी अगर उस किसी और काम में व्यस्त हैं तो दूसरा काम अगर कोई कर रहा है तो लोग उसको अप्रिशिएट भी कर पाते हैं, उसका सहयोग भी कर पाते हैं, है ना? जैसे देखेंगे तो अगर ये दिख रहा है कि माँ पूरे समय घर में खाना बना रही, सारा काम कर रही है, तो कम से कम हम अपने जूठे बर्तन तो उठाकर धोने वाली जगह पे रख ही सकते हैं, है ना? तो आपका देखेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं गया कि आपका कोई बहुत बड़ा काम बाधित हो गया। आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है अपने जूठे बर्तन जहाँ भोजन किए वहाँ से उठाकर वहाँ ले जाकर रख देना। लेकिन इतने भर से माँ को ये सेंस आता है कि आप संबंध के प्रति केयरफुल हैं, आप ध्यान दे पा रहे हैं, है ना? इतने से उनका जो आपके बारे में सोचना होता है वो काफ़ी बदल जाता है, आराम मिलने लगता है उनको। आराम जैसे ही उनको मिलता है तो आपका या बाकी लोगों का जो वो ध्यान रख रही होती थी पहले से ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाती है, तो ये वाला काम और अच्छे से कर पाती है ना? तो जितना हम इस क्रम को ठीक से मेंटेन कर पाते हैं परिवार में, उतना है ना व्यवस्थित चल पाने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। बताइए कोई और प्रश्न हो कल की चर्चा पे?
संबंध में मतलब सही होने के बाद भी जब सुविधा वाले पक्ष में आते तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सुविधा संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और कभी लगता है कि मैं सुविधा विहीन हूँ। डिसाइड ही नहीं हो पाता। जी, उसमें आपको देखना ये पड़ेगा कि जब आप सुविधाओं की आवश्यकता का निर्धारण कर रही हैं तो आप है ना कहीं रेफरेंस क्या है, वो किसके आधार पर तय कर रही हैं। तो जब जब भी आप अपने आधार पर तय करती होंगी कि भाई मेरे को आवश्यकता इतने की है इतना, तो आपको दिखता होगा कि आवश्यकता से अधिक है। लेकिन कई बार जब आपका रेफरेंस बदल जाता है, आपको दिखता है मेरे दोस्तों के घर में तो इतना है, मेरे रिश्तेदारों के घर में तो इतना है, तब लगने लगता है मेरे घर में कम है। तो जिस समय आप इवेलुएट कर रहे हैं आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आपकी आवश्यकता या दूसरों के पास कितना है। दूसरों के पास कितना में भी जब देखने जाते हैं, किसी ऐसे के घर गए जहां आपसे कम है तो आपको लगता है आपका घर तो बड़ा समृद्ध है, बड़ा भरा पूरा है। किसी ऐसे के घर चले गए जिसके यहाँ आपके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है तो आपको लगने लगता है आपके घर की हालत तो बहुत ख़राब है। रेफरेंस पॉइंट फिक्स नहीं है। तो हमारे को कितने सुविधा की आवश्यकता है ये दूसरों के घर में कितना है उसके हिसाब से तय होगा, या मेरे परिवार की कितनी आवश्यकता है उससे तय होगा। तो अगर अपने परिवार की आवश्यकता पे फिक्स होते हैं तो फिर हम ये रिलेटिव इवेल्युएशन से मुक्त हो पाते हैं। तो यह बिना कंपैरिजन के भी लगता है कभी कि सुविधा विहीन हूँ। वही तो उसको ठीक ढंग से देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको 10 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है आपके पास 4 जोड़ी, तो आपको लगेगा कि भाई आपकी आवश्यकता से कम है, तो फिर आपको 6 जोड़ी तो बढ़ाने पड़ेंगे। और वही कंपैरिजन किससे हो रहा है, हमने जो आवश्यकता अपनी तय की है उससे हो रहा है या दूसरे आदमी के पास कितना है उससे हो रहा है ना। तो अगर दूसरे के आधार पर कंपैरिजन हो रहा है तो दूसरा आदमी तो बदलता रहता है, तो हमारा कभी कोई फिक्स पॉइंट मिलता नहीं। लेकिन हमने अपने आधार पर तय किया है कि हमको 10 जोड़ी कपड़े चाहिए, तब ये फिक्स हो गया ना। दूसरे के पास 50 है तो भी 100 है तो, और आपको लगता है उससे कम है, 5 है 4 ही है, तो 5-6 और बढ़ाने पड़ेंगे, तो बढ़ा लिए जाए, उसमें क्या दिक्कत नहीं। तो जो भी घर की आवश्यकता है वो तो पहचानना पड़ेगा, और उससे कम है तो उससे अधिक जुटाना पड़ेगा, और उतनी जितनी आवश्यकता पर ईयर है आपके पास घर में आती रहे उसके लिए मिलजुल कर व्यवस्था भी करना पड़ेगा। तो ये सारा करना तो पड़ेगा ही। इस काम में लग गए इसका मतलब ये छोड़ थोड़े देंगे। तो घर को जितना खाने पीने की वस्तु की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें हैं मिलजुल कर उसको पूरा तो करना ही होगा। लेकिन वो आवश्यकता समझ में आ गई है तो पूरा करना आसान हो जाता है, ये कह रहे हैं। तो भैया जो खुद से जो तुलना की है हमने वो ठीक है फिर? वही है, तो तुलना नहीं कहिए उसको, फिर तो ये कहिए कि हमने अपना आवश्यकता को पहचाना और उसके रेफरेंस में चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। तो एक तरह से हमने अपनी आवश्यकता को पहचान लिया, हमको इतने की आवश्यकता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास उतना है या उतना नहीं है तो उतना जुटा रहे हैं, उससे अधिक जुटा रहे हैं, है ना। तो हमको अपनी आवश्यकता तो तय ही करनी पड़ेगी ना। कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं लानी चाहिए, प्रकृति में नुकसान होगा। फिर थोड़ी देर बाद ही लगता है मेरे को इसकी आवश्यकता तो है तो ले ही लेनी चाहिए। और ऐसे तो बहुत ठीक ढंग से देखेंगे तो हम प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। ऐसे भी बैठे बैठे सांस में जाने कितनी ऑक्सीजन पी गई होंगी आप। तो अब इसका मतलब ये थोड़े कि आप प्रकृति का दोहन कर रही हैं। दोहन तब कर रही हैं कि आप ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ रही हैं, लेकिन पेड़ों को नहीं लगा रही हैं, पेड़ों को नहीं बचा रही हैं, है ना। पेड़ों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तो दोहन हो रहा है। अन्यथा हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं और प्रकृति को कुछ दे रहे हैं। तो हर क्षण प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, लेकिन हम पेड़ की संख्या को ही काटते जा रहे हैं, तभी हमारे लिए समस्या है ना। हमको लकड़ी के तख्त बनाना है तो हम तख्त लकड़ी का बनाएंगे, नहीं तो लोहे का बनाएंगे। किसी चीज़ का तो बनाएंगे ना। लोहे का तख्त बना रहे हैं तो लोहा कहाँ से आ रहा है? वो भी प्रकृति से आ रहा है, उसका भी तो कोई रोल होगा। अब हमने लकड़ी काट के पेड़ काट के तख्त बना लिया, लेकिन 4 पेड़ हम लगा भी सकते हैं, तो 4-6 साल में वो बड़े हो जाएंगे, है ना। तो प्रकृति हमारी आवश्यकता भी पूरी कर रही है और हम
तो ऐसा क्यों मान लिया है कि हम प्रकृति से बिना कुछ लिए ही चल सकते हैं? एक क्षण नहीं चल सकते। हम में से किसी का भी इंडिपेंडेंट वजूद है ही नहीं। अभी जिस क्षण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, तो अगर ध्यान देंगे तो सांस भी ले रहे हैं, इसमें पेड़ का सहयोग है। और सिर्फ पेड़ का ही सहयोग थोड़े हमारे सांस लेने में, वो सूरज बहुत हजारों किलोमीटर दूर है, उसका भी सहयोग है नहीं। और सिर्फ सूरज का और पेड़ का ही सहयोग थोड़े है, ये जिस मिट्टी पे पेड़ खड़ा है इसका भी सहयोग है। और वो जो बादल आके बरस रहे हैं उनका भी सहयोग है। और इस समुद्र के ऊपर जो वाष्पित होकर बादल बन रहे हैं उसका भी सहयोग है। इतनी सारी टोटालिटी के सहयोग में ही इस क्षण अपन सांस ले पा रहे हैं नहीं, या हम अपना आप फैक्ट्री चलाएंगे ऑक्सीजन का। तो ये जो सोचना है ना कि हम प्रकृति से कुछ लेंगे ही नहीं, ये तो दादागिरी है। ये ऐसा कैसे चलेगा? तो प्रकृति हमारे लिए भी बहुत कुछ कर रही है, हमको भी प्रकृति के लिए जो करना है वो करेंगे और दोनों समृद्ध बन के जिएंगे। उसी को क्या कह रहे हैं? नहीं, पर जैसे आप बोल रहे हो वो सांस लेना और ये सब चीज़ें तो रिसाइकलिंग है, मतलब खाना पीना वाली भी। पर जब जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ लेनी है या उसमें थोड़ा सा ऐसे लगता भाई, तो हमको सजग रहना पड़ेगा। अभी झंझट क्या हो गया है, तो जैसे चेयर है ना, तो ये कितने साल में ये डिकम्पोज होगा? ये जो प्लास्टिक है डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिलने में कई 100 साल लगते हैं इसको। तो या तो हम इससे कुर्सी बनाए ना, या तो ऐसी कुर्सी बनाए कि कम से कम 100 साल चले, है ना, तो भाई झंझट खत्म हो जाए। कोई और प्रश्न हो तो इस पर बात करेंगे। भैया, अपनी जैसे आवश्यकताएं हैं, जब अपने को देखते हैं तो अपनी आवश्यकताएं कुछ कुछ हम निर्धारित कर पा रहे हैं, लेकिन जब परिवार में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद को कुछ कुछ जगह पे व्यवस्थित करने के बाद भी परिवार में वो इम्बैलेंस बना हुआ है, जिससे खुद भी सफ़र हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो वहाँ उस स्थिति को कैसे देखें? करेंगे आज जब समृद्धि पे बात करेंगे ना, तब ठीक से करेंगे। कुछ साथी लोग नए आए हैं अभी, उनको बहुत समृद्धि का डेफिनेशन तक कभी नहीं पहुंचा पाए हैं अपन, तो प्रश्न आपका वहाँ से है। तो दोपहर के समय जब समृद्धि पे बात करेंगे तो फिर उसको और व्याख्यानित करें। इस पर कोई और स्पेसिफिक प्रश्न है तो ले लेते, नहीं चर्चा में आगे बढ़ाऊंगा। तो कल इतनी बात हुई थी कि आदमी के लिए समझ, संबंध और सुविधा तीनों जरूरी है। तीनों के साथ बढ़ सकते हैं, है ना? हाँ भैया, ये जैसे कर्म तो रखा है, लेकिन ये साथ साथ भी चलते रहेंगे ऐसा भी? जी, साथ साथ चलने से आसक मतलब समझ भी कुछ समय समझ चलती रहेगी, फिर संबंधों पे भी चलता रहेगा और सुविधाओं में भी। जी, तो जैसे कहीं काम कर रहे हैं 4-6 लोग मिल करके, तो काम कर रहे हैं किस पर? सुविधा पर। लेकिन आपस में उस समय जो चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं, तो पैरेलली किस पर काम हो रहा है? संबंध। और वहाँ पर बहुत कुछ ध्यान जा रहा है ना, कि ये बात ऐसे हो रही है, इसका ये निष्कर्ष है, तो उस समय किस पर काम हो रहा है? संबंध। तो तीनों पे भी काम चल ही सकता है ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कल पूरे दिन इस पर बात हो गई थी, अब आगे बढ़ते। कल इस पर भी बात हुई थी कि समझ, विचार, व्यवहार, कार्य ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। और इस पर भी बात हुई थी कि हमको विचार भी सुखी दुखी करते हैं या सिर्फ दूसरे लोग सुखी दुखी करते हैं? विचार भी सुखी दुखी करते हैं। आपको ध्यान में है कि लास्ट टाइम आप अपने विचारों से कब दुखी हुए थे? चलिए, तो थोड़ा सोचिएगा। अभी प्रश्न ये जानना चाह रहा हूं कि ज्यादातर समय दूसरों के बोले गए शब्द दुखी करते हैं या हमारे विचार दुखी करते हैं? तो कोई आदमी 2 लाइन बोल देता है, आप उसको घंटों चलाते रहते हैं, तो 2 मिनट बोलने में जितना समय लगा उतने देर तो उसने दुखी किया। लेकिन 4 घंटे आप उस विचार को गोल गोल घुमाते रहे, तो 4 घंटा उस आदमी ने दुखी किया, हमारे विचार ने दुखी किया। तो ये ध्यान जाता है कि हमारे विचार भी हमको दुखी करते हैं। और जब हमारे विचार हमको दुखी कर रहे होते हैं, उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है कि नहीं पड़ता?
है ना। तो जब हम विचारों से परेशान रहते हैं तो व्यवहार दूसरे को आराम देने वाला होता है या व्यवहार भी परेशान करने वाला होता है। तो आप देखेंगे ऑफिस से आते हैं, कुछ अपमान हो गया, विचारों में चलता हुआ अपमान लेके घर आए, घर का कोई छोटा सदस्य आके जिद करने लगा किसी काम के लिए, तो खींच के एक तमाचा मार दिए। तो कोई दूसरा सदस्य आके पूछता भाई क्यों तमाचा मार दिए इसको, तो मारने वाले के पास कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं रहता कि भाई क्यों मार दिया। तो वो 2 मिनट तक सोचता आखिर क्यों मारा, तब कोई उत्तर ढूंढ के बताता है, कपड़ा गंदा करके आया था, जिद कर रहा था, बात नहीं सुन रहा था। तो जितना भी ये लॉजिक दे रहा है, उस लॉजिक के कारण मारा या उलझे हुए विचार के कारण मारा। और उलझे हुए विचारों का पहला दुख आप झेलते हैं, और दूसरा दुख आपके वो नजदीकी लोग झेलते हैं जिनके सुख के लिए आप रात दिन एक करने को हमेशा तैयार रहते हैं। कोई अपरिचित घर में आ जाए तो आप उलझे हुए विचार का दुख उस तक नहीं पहुंचने देते, एकदम बिल्कुल बढ़िया मुस्कुरा के बैठ के बात करने लगते, है ना। भले अंदर कितना भी बेचैनी चल रहा हो, लेकिन उसके जाते ही फिर पुराने फॉर्म में लौट आते। और ये सारा कुछ घर वाले देख ही रहे होते हैं कि अभी बदला हुआ मोड है, अब ये गए तो बच्चे एकदम सजग हो जाते हैं, फिर अब वापस पुराना वाला शुरू होगा। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगता है कि विचारों का पहला दुख आप झेलते हैं, और दूसरा दुख जो सबसे आपके नजदीकी लोग हैं वो झेलते हैं। वो नजदीकी लोग जिनको सुखी करने के लिए आप रात दिन एक करने को तत्पर रहते हैं। तो आप कभी ऐसा महसूस किए कि आप विचारों में परेशान होके आए हैं, खुद तो दुखी हैं, लेकिन आपके व्यवहार के कारण कोई आपका बहुत करीबी भी बहुत दुखी हो गया? ऐसा महसूस किए कभी? ऐसा हुआ है? वो फिर बाद में जब वो दुखी हो जाता है तो अपन काउंटर लॉजिक डेवलप करते हैं कि भाई उसने ऐसा किया तो करना पड़ा हमको, है ना। लेकिन मूल मुद्दा क्या है कि विचार के उलझन के कारण व्यवहार उलझा, और इस कारण वो भी दुखी हुआ, और मैं तो पहले ही दुखी था। ये विचार का असर इस कार्य पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उलझे हुए विचार के साथ जब आप पढ़ने जाते हैं या लिखने जाते हैं तो जितना आसानी से पहले लिख पढ़ पा रहे थे उतना आसानी से नहीं लिख पढ़ पाते। वो बार बार डिस्टर्ब करता है, समझने में भी डिस्टर्ब करता है। तो विचारों को देखें तो है ना, ये पूरी जगह पर इसका एक डिस्टर्बेंस फैलता है। तो इसलिए कल बात हो रही थी कि जितना जरूरी पैसा कमाना है, जितना जरूरी है ना कपड़े वपड़े सजा के पहन के बाल बाल काट के चलना है, उतना ही जरूरी इस विचारों को भी सजाना है। अगर ये उलझते रह जा रहे हैं तो कितने भी सुंदर व्यवस्थित कपड़े पहन के चल रहे हैं, अपने अंदर की बेचैनी तो बनी ही रहेगी। कितने भी भाषाएं सीख ली हो, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांस, कितने भी सीख ली हो, लेकिन अगर ये विचार उलझ के चल रहे हैं तो हमारे भाषा से दूसरा आहत ही होता रहता है। अब उसे अंग्रेजी में आहत कर रहे हैं कि हिंदी में आहत कर रहे हैं, अब ये मुद्दा नहीं। 50 भाषाएं भी आती हैं, उसके बावजूद भी अगर विचार उलझ गए हैं तो जिस भी भाषा में बोलेंगे उसको आहत ही कर रहे होते हैं। तो जितना जरूरी कई सारी भाषाएं सीखना है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी काम क्या है? विचारों को ठीक रखना। तो बाकी कामों से ये कम महत्वपूर्ण काम है, उतना ही महत्वपूर्ण काम है, उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को अपनी अभी वर्तमान जिंदगी में हमने क्या महत्व दे रखा है? एक ऐसा काम जो हमको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, एक ऐसा काम है ना जिसके कारण हमारे अपने जिनको सुखी करने के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं, एक ऐसा काम जिससे हमारा कार्य भी बाधित हो रहा है, एक ऐसा काम जिससे हमारी समझने की प्रक्रिया बाधित हो रही है, तृप्तिपूर्वक जीने का पूरा लक्ष्य बाधित हो रहा है। ये काम ठीक से चल सके, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटी है आज के दिन, क्या प्लेसमेंट है कि ये ठीक हो जाए, इसके लिए हम कितना जागरूक हैं, या ये मान के बैठे हैं कि ये सब तो अपने से चलता रहता है, इसमें कुछ ठीक करना नहीं करना हमारे हाथ में है ही नहीं, इसलिए इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं कर रहे, लेकिन ऑपरेट इसी से हो रहे हैं।
अभी ज्यादातर देखेंगे तो आपके विचार में क्या चले, ज्यादातर समय आप तय कर रहे हैं या दूसरे के बोले गए शब्द तय कर दे रहे हैं। तो 10 आदमी से आप व्यवहार करते हैं, 10 आदमी कुछ बोल देते हैं, आपके विचार वैसे ही चलते हैं। तो आपका विचार आप खुद चला रहे हैं कि 10 लोग आपको कुछ कुछ बोल के आपके विचारों में चला दे रहे हैं। तो होश पूर्वक देखेंगे तो रिमोट कंट्रोल का खिलौना देखे ना, खिलौना कहीं दूर रखा रहता है, रिमोट बटन एक आदमी के पास रहता है, वो बटन दबाता है, खिलौना अपना हरकत शुरू कर देता है, फिर दूसरा बटन दबाता है, दूसरा हरकत शुरू कर देता है ना। तो आपकी हालत भी रिमोट कंट्रोल के खिलौने की तरह तो नहीं हो गई कि आप तो दूर बैठे हैं, कहीं बैठकर कोई आदमी कुछ शब्द बोल देता है और आपका विचार वैसा ही चलने लगता है। थोड़ी देर बाद कोई दूसरा आदमी कोई शब्द बोल देता है, आपके विचार फिर वैसे ही चलने लगते हैं। तो अगर दूसरे के बोले गए शब्द आपके विचारों को इतना प्रभावित कर रहे हैं तो आपके विचारों की हालत रिमोट कंट्रोल जैसे खिलौने की तरह तो नहीं हो गई। क्या स्थिति है? अच्छा, रिमोट कंट्रोल के खिलौने का तो एक ही रिमोट है। आपके कितने रिमोट है, बड़ा कठिन हो गया। दिन भर काफी हो गया वो। अपने विचारों का जो रिमोट कंट्रोल है, हम इतने सारे लोगों को बांट के चल रहे हैं। अपरिचित से अपरिचित आदमी भी हमारे विचारों की धरती हिला के चल देता। जब आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, टेम्पू वाला साइड न दे 2 मिनट, आप हॉर्न बजा रहे हैं, वो साइड नहीं दे रहा है, आपके विचार व्यवस्थित चलते हैं, बहुत कुछ चलने लग जाता है। अभी बताता हूँ इसको। और आप मोटरसाइकिल साइड में लेके जाते हैं उसके टेम्पू वाले के, तब तक दिखता है कि टेम्पू वाला थोड़ा आपसे ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। अब आप तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, बोले बाद में देखेंगे टेम्पू वाले को, अभी जरूरी काम है। तो देखेंगे तो ये पूरा गेम विचारों का ऐसे ही चल रहा होता है ना। तो विचारों पे कुछ काम हो सके ये जरूरी है। तो क्या काम करना है? विचारों को व्यवस्थित करना है, अव्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने का पहला कदम था कि हमारे विचारों में चल क्या रहा है उसको देखें, जिसको आज हम लोगों ने पिछले 1 घंटे में मेहनत करके देखा है ना। पहली बार हो सकता है देखने में कुछ कठिनाई हो रही होगी, लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी मेहनत किया होगा तो कुछ दिखाई होगा। सब व्यवस्थित दिखा या बहुत कुछ अव्यवस्थित भी दिखा? सब व्यवस्थित दिखा या व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों दिखे? पहली बार में कैसा दिखा था? अव्यवस्थित। कई लोग जब दूसरी बार देख रहे थे तभी अंतर देख पाए कि पिछली बार से ज्यादा व्यवस्थित हो गया। अभी कोई एफर्ट भी नहीं किया, मात्र उसके प्रति होश में आए, उतने भर से वो व्यवस्थित होने की दिशा में बढ़ने लग गया। कितना देर का एफर्ट होगा? मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का। 10-15 मिनट में अगर ये शिफ्ट हो सकता है तो रोज घंटा भर लगाएं तो कितना शिफ्ट हो सकता है? अगर 10-15 मिनट में इतना शिफ्ट हो सकता है तो अगर रोज घंटा भर इस पर लगाएं तो कितना शिफ्ट हो सकता है? कुछ गति हो सकती है, नहीं हो सकती व्यवस्था की तरफ। और ये व्यवस्थित होगा तो व्यवहार को अलग से व्यवस्थित करने की प्रयास की जरूरत होगी कि वो अपने आप होगा। कार्य भी अपने आप व्यवस्थित होगा, समझ की गति भी अपने आप बढ़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे हम इसको व्यवस्थित करते हैं, ये तीनों जगह उसकी व्यवस्था का प्रभाव अपने आप दिखता है। शुरू में लगता है बड़ा कठिन असंभव जैसा काम है, लेकिन मुश्किल से 10-15 मिनट भी अगर आप ठीक से निष्ठा से करते हैं तो ये दिखता है 15 मिनट में ही शिफ्ट हो जाता है बहुत सारा, है ना। तो हम लोग यहाँ 5-7 दिन थोड़ा अभ्यास करके देखेंगे और आप लोग ये ध्यान बनाए रखिएगा कि आज क्या स्थिति थी और 7वें दिन क्या स्थिति थी। उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ काम हो सकता है कि नहीं, है ना। तो आज पहला स्टेप चले हैं क्या कि विचारों में क्या चल रहा है उसको देखें। दूसरा स्टेप हमने चलने को कहा है, वो क्या स्टेप था? उससे हम सहज हैं कि असहज है, आराम में है या परेशान है। बात एक ही है, अलग अलग शब्दों से कह रहे, सहज है कि असहज है, आराम में है या परेशान है, या तीसरी भाषा में कहूँ तो सुखी है या दुखी है। जो भी भाषा प्रयोग करना चाहिए, इसको देखने का काम आज से शुरू करेंगे, कल तक देखेंगे। कल फिर एक और कदम आगे चलेंगे कि ये जो मेरे विचारों में चल रहा है
ये मेरे लिए सहज स्वीकार है कि नहीं, मेरे स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं, मेरी सहज स्वीकृति के अनुकूल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सहज स्वीकार मुझे कुछ और है, चल कुछ और रहा है। तो जो कुछ भी मेरे विचारों में चल रहा है वो मेरे लिए सहज है, असहज है, सहज स्वीकृति के अनुकूल है, प्रतिकूल, ये सब देखने की कल कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह से 5-6 स्टेप और चलेंगे, 7 स्टेप तक। तो धीरे धीरे हम इसको ठीक करने की दिशा में रोज कुछ ना कुछ कदम चलेंगे और प्रयास करके देखेंगे 7 दिन में कुछ हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ कुछ ठीक से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए, व्यवस्थित कर पाए, तो ये तीनों जगह पर व्यवस्थित होने का काम स्वतः ही शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे विचारों में जैसा चल रहा होता है वही व्यवहार और कार्य में आता है। तो अगर यहाँ कुछ ठीक कर पाए तो ये तो स्वतः ही ठीक होने लगता है। तो ये काम करने योग्य है नहीं? समय लगाना इस पर ठीक है। पिछली बार शिविर में हम लोग उतना समय नहीं लगा पाए थे, बड़ा ग्रुप था 250 लोगों का। इस बार हमने भैया से आग्रह किया था कि छोटे ग्रुप को ही रखा जाए ताकि ये बारी काम को रिग्रेसली कर सके। इसी आशय से हम लोगों ने छोटे ग्रुप को ही टारगेट किया था और इसी आशय से हम लोग ये सब बैठने की व्यवस्था किए थे। तो अगर आप सब लोगों की सहमति होगी तो रोज आधा पौन घंटा हम लोग इस पर काम करेंगे। तो अभी पूछ लेते हैं कितने लोगों की सहमति है कि रोज सुबह इस पर आधा पौन घंटा लगाया जाए। ठीक, मेजॉरिटी में लोगों की सहमति है। तो आज दिन भर आप लोग इसको होश पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे कि आपके विचारों में चल क्या रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, उससे आप सहज है कि असहज है, उससे आप आराम में है कि परेशान है, सुखी है कि दुखी। इतना काम जारी रखेंगे। आगे हम लोग इस पर और डिटेलिंग करेंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? भैया जैसे लास्ट वाली प्रैक्टिस में ऐसा हो रहा था कि कुछ सोचने के लिए नहीं था ऐसा कुछ, तो ऐसा भी होता है क्या कि कुछ सोचने के लिए नहीं है और अपन सोच रहे कि अब और क्या सोचे, ऐसा कुछ? अभी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। इतना कहूंगा कि अगली बार जब आप अभ्यास करें तो और थोड़ा सजगता से देखें, है ना। तो किसी क्षण ऐसा हो जाता है कि कोई विचार ऐसा चलता है जो हमको एकदम परेशान कर देता है, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो कोई विचार जब हमको बहुत परेशान कर देता है तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं। रिएक्शन होता है ना, एकदम रिएक्शन होता है, हम उससे दूर भागते हैं। और एकदम जब उससे दूर भागते हैं तो ऐसा लगता है एकदम ब्लैंक सा हो गया है, कुछ चल ही नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा होता है भीतर, है ना। क्या हम अपने बारे बहुत अच्छा माने रहते हैं, लेकिन जब विचारों को देखना शुरू करते हैं तो वहाँ सब कुछ अच्छा नहीं दिखता। वहाँ बहुत कुछ कचरा भी दिखाई देता है। अपनी जो सुंदर सा चित्र बनाए रखते हैं ना, इमेज जिसे कहते हैं सेल्फ इमेज, वो बड़ा खंडित होता है। क्योंकि दुनिया को आप कुछ और बन के दिखा सकते हैं, लेकिन आपके भीतर जो चल रहा है वो आपको तो दिख ही रहा होता है। और जब आप देखना शुरू करते हैं 2 दिन 3 दिन, तो दूसरे तीसरे दिन तक दिखता है कि इसमें बहुत कुछ कचरा चल रहा है। आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये आपकी हालत है। आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो ये जो अपने को झटका लगता है ना, वो एक प्रतिक्रिया स्वरूप आदमी भागता है वहां से, उस कारण वो ब्लैंक दिखता है ना। तो कोई बात नहीं, हो गया कोई, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस शुरू कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। हेलो भैया जी। मैं विचार तो मैं कभी आता है मेरे मन में, तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ, फिर कहती हूँ चलो उनका ये सोच है, ये मेरी सोच है, और मैं अपने आप को शांत रखती हूँ। घर में भी मैं बहुत शांत रहती हूँ। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, इतना शांत क्यों रहते हो। बच्चे भी कभी बदमाशी करते हैं या कुछ, तो उस समय मैं नहीं डांटती हूँ। बाद में उनको सोचती हूँ कि नहीं, इनको बाद में समझाऊँगी, अभी डांटूँगी तो इसका रिएक्शन है उल्टा मुझ पर देंगे। तो मैं शांति, इसके लिए मैं क्या करूँ? एक दिन ठीक से डांट दीजिए, और क्या। नहीं वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं खूब ना। बढ़िया खाना बनाइए, डांटती भी हूँ, पर मतलब ऐसे मैं कुछ ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अपने आप को शांत रखना। तो मैं शांत ही रहती हूँ, पर उसके लिए बच्चे बोलते हैं मम्मा आप इतने शांत क्यों, आप कुछ बोले क्यों नहीं। तो कल मैंने इसलिए प्रश्न किया था एक लोगों ने, और ये बात को उठाया था जो आप बात उठा रही हैं, किसी के साथ प्रतिक्रिया करना, उस पर चीख चिल्ला देना। एट ए टाइम मैं नहीं उस चीज़ पे करती हूँ प्रतिक्रिया। मैं देखती हूँ कि बच्चे जब शांत हुए, बेटा आपने ऐसे किया, एक गलत है, ये ऐसे है, ये चीज़ मैं करती हूँ। तो कल भी मैंने ये प्रश्न पूछा था किसी से कि भाई किसी के ऊपर प्रतिक्रिया कर देना, चीख चिल्ला देना, एक स्टेप। दूसरा, हम कुछ भी ना बोलें, चुप हो जाए, है ना। दूसरा स्टेप।
तीसरा, हम उसके उस क्षण जो जिम्मेदारी के तहत करना बनता है रिस्पॉन्स, वो करें। ये 3 पॉसिबल विकल्प है, प्रतिक्रिया करें, रिएक्शन करें, चुप रह जाएं या रिस्पॉन्स करें। तीनों में कौन सा आपको सहज स्वीकार है ना? मौन रहना सहज स्वीकार है कि रिएक्शन करना सहज स्वीकार है कि जिम्मेदारी के साथ जीना सहज स्वीकार है? कि मैं शांत रहूं। वही। तो इसको ठीक से अपने से पूछ के देखिए, मेरे को उत्तर बाद में दीजिएगा। अपने से इसको थोड़ा ठीक से पूछिए कि हम प्रतिक्रिया करें, मौन रह जाए या रिस्पॉन्स करें, तीनों में क्या सहज स्वीकार है? उसको ठीक ढंग से पूछिए। अच्छा, इसको मैं पलट भी दूं थोड़ा सा, इसी चीज़ को थोड़ा पलट के पूछिए कि दूसरे आदमी जिसके साथ आप जी रहे, आपने उसके साथ कोई व्यवहार किया, अब आपको क्या सहज स्वीकार है? वो कैसा व्यवहार आपके साथ करे? प्रतिक्रिया करे, आपकी बात कहने के बाद भी वो मौन रह जाए, या जो जिम्मेदारी के तहत करना बनता है वो आपके साथ करे? तीनों में कौन सा सहज स्वीकार है आपको? 3 नंबर कि जिम्मेदारी के साथ जो करना बनता है उसको करें। तो इसको थोड़ा जांचिएगा। आज शाम में या कल और इस पर डिटेल बात करेंगे कि प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, मौन रह जाने का क्या मतलब है और रिस्पांस का क्या मतलब है। आज शाम में या कल सुबह इस पर बात करेंगे। अब इसको जांचते रहिए कि तीनों में क्या स्वीकार है। ज़्यादातर हमको लगता है कि प्रतिक्रिया करना बहुत गड़बड़ है, इसलिए हम मौन रह जाए। मौन रह जाने में एक लाभ तो है कि कम से कम जो आग आपसे बाहर फैलनी थी वो नहीं फैली, लेकिन वो आग बाहर नहीं फैली, भीतर तो जली रही है। वही भी मैं नहीं सोचती हूँ उस बात। वही देखिए, मैं तो ये सिद्ध भी नहीं कर रहा हूँ कि आपके भीतर चल रहा होगा, मैं तो इन जनरली बात कर रहा हूँ कि भाई अगर हम मौन रह गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आग जो बाहर निकालने वाले थे वो भीतर भीतर ही निकल चल रहा है। बच्चे ऐसे किए ठीक है, थोड़ी देर बाद उनको समझा दूंगी, और बाद में जब बैठते हैं, जब अच्छा माहौल होता है तो उनको समझा देती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं है। तो मैं तो जनरली बात कह रहा हूँ कि भाई 3 स्थितियाँ हैं। जब हम प्रतिक्रिया कर देते हैं तो उसमें आग हमारे भीतर से निकल के बाहर फैल जाती है, और जब हम उस प्रतिक्रिया को अपने में दबा के चुपचाप बैठ जाते हैं तो बाहर तो नहीं निकल रही होती है, लेकिन हम उसमें जल रहे होते हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और एक समय के बाद बड़ा विस्फोट करता है, और बड़ा विस्फोट बहुत गहरा जलाता है। तो मौन रहकर हम कोई इतना ही कर रहे हैं कि उस समय कुछ तात्कालिक घटना आगे ना बढ़े उससे रोक रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं है ना। इसलिए जो तीसरा स्टेप है कि हमको अगर अपने भीतर दिख जाए कि जिम्मेदारी के तहत क्या करना बनता है, उस क्षण हमको ये भी दिख जाए कि अगर हम अभी कर भी रहे हैं तो सामने वाला अभी समझने की स्थिति में नहीं है, तो हम उसको समझने की स्थिति का इंतजार करते हैं, है ना। फिर जब भी वो स्थिति में आता है तो जो भी जिम्मेदारी के तहत करना बनता है वो हम कर रहे होते हैं। अगर किसी विचार से जिस शख्स को समझाना है उस समय कि उसको अभी दूसरे शख्स को जो समझाने का काम है ना वो कल से शुरू करेंगे। अभी ये जो पहला शख्स है आप, उस पर आज टिकते हैं थोड़ा। अगर खुद को भी समझाए तो भी उस बात पे वापस गुस्सा आने लग जाए या फिर उसका अलग भी मीन बन जाए। तो ये महत्वपूर्ण है कि भाई दूसरे के शब्द आपको गुस्सा दिला रहे हैं, दूसरे के शब्दों से आप व्याकुल हो रहे हैं, है ना। ये ध्यान में जाए तो क्या हो रहा है, दूसरे के शब्दों से दूसरा आपको व्याकुल कर रहा है या आप व्याकुल हो रहे हैं, है ना। दूसरा आपको व्याकुल कर रहा है या आप व्याकुल हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली व्याकुल हो रहे हैं कि व्याकुल होने में आपका निर्णय भी शामिल है। आपका उसमें अगर निर्णय शामिल है तब तो आप कुछ कर सकते हैं, अगर ऑटोमेटिक प्रक्रिया है तब तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आज थोड़ा उसको ऑब्जर्व किया जाए कि भाई ये जो भी हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है या उसमें हमारा निर्णय भी कुछ शामिल है। क्या लगता है, जब भी आप किसी के ऊपर विस्फोटित होते हैं ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है
या उसमें कुछ निर्णय आपका शामिल है? शामिल होता है निर्णय। आप देखेंगे कि किसके ऊपर विस्फोटित होना है, किसके ऊपर नहीं होना है, ये निर्णय भी आपका शामिल है। कोई ताकतवर मजबूत अधिकारी आपके साथ उस तरह की दुर्घटना करता है, आप विस्फोटित नहीं होते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलते रहते हैं, जी सर, बढ़िया सर, अच्छा है सर। घर में कोई थोड़ा आपसे कम ताकतवर, कम कमजोर, वो थोड़ा वैसा कर दे तो आप विस्फोटित हो जाते हैं। यानी निर्णय तो शामिल है ना, नहीं? तो अगर ये धीरे धीरे ध्यान में आए कि विस्फोटित होने में हमारा निर्णय शामिल है, तब फिर हम जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, आज शाम में, कल, परसों, 3 दिन इसी मुद्दे पर अलग अलग समय बात करेंगे। मतलब ये तो ऐसा काम है, भाव विचार में 24 घंटे ध्यान बना रहा, 23 घंटे 55 मिनट ध्यान बना रहा, 5 मिनट आपका ध्यान चूका, उतने में कोई दुर्घटना हो जाती। अब सामने वाला आपके 23 घंटे 55 मिनट का हिसाब किताब नहीं लेगा आपसे, ये 5 मिनट का हिसाब किताब लेगा, है ना? आपके लिए बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा। अच्छा बोला कि अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा समय ध्यान बना रहता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी देर, अभी तो इस उम्र में बदलना आसान नहीं है ना, तो हो जाता है, तो विचलित हो जाते हैं, तो उसमें सामने वाले को थोड़ा उदारता रखनी चाहिए, पत्नी को और सभी को। कभी नीयत अच्छी है, चाहना अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं, अब इतने साल नहीं किए, तो उस उदारता के साथ ही आप चल पा रहे हैं। लेकिन आपका झंझट क्या है, वो 100 बार उदारता रखती है, वो नहीं दिखता है, 2 बार उदारता रखने में किसी कारणवश चूक जाती है, आपके लिए वो प्रमुख हो जाता है। तो इसलिए ठीक देखेंगे तो भाई उदारता तो रखा ही उन्होंने, तभी आप इतना सारा प्रयोग कर पा रहे। मैं चाहता हूँ इसी शरीर में ऐसा कर, इतना समझ लें कि अगली बार जब आवे वापस शरीर लेके, तो शुरुआत ही बढ़िया होगी। मैं उसमें 2 बातें फिर कहूंगा कि ये बार बार आप क्यों कह रहे हैं कि इस समय शरीर का समय कम है, सेल्फ तो निरंतर है, और सेल्फ में जो क्रियाएं और वो सब चल रहा है वो निरंतर चल रहा है, और शरीर का भी इतना भी छोटा नहीं है कि आपके पास 2 ही 4 दिन बचे हैं, और जिसका शरीर बहुत ताकतवर है उसके लिए भी नहीं कह सकते कि 100 साल बचे हैं। तो शरीर को रेफरेंस बनाकर जीवन के काम को क्यों देख रहे हैं? शरीर जब तक चले चले, अगला शरीर चले, वो तो घटनाएं घटती रहेंगी, हमको जो समझने का काम है, भाव विचार पर काम करना है, चलता रहेगा। अन्यथा क्या है, वो शरीर के कालखंड को देखकर हम उतना दबाव लेते रहते हैं कि सहज गति से आगे फिर नहीं बढ़ पाते। उसका एक प्रेशर आता है लौट लौट के, और पता नहीं चलता है। जैसे कहते हैं ना कि जीवन अलग है, शरीर अलग है, सेल्फ अलग है, तो ये हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ देर ध्यान बना भी रहता है, पर लगातार ध्यान तो अनुभव के पहले होगा नहीं। देखिए वो तो कोई कह भी नहीं रहा लगातार, अभी हमारा भी लगातार 24 घंटे बन गया, तो हम भी दावा नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि साल भर पहले जहाँ था उससे बेहतर हुआ। हाँ। 5 साल पहले जहाँ था उससे और बेहतर हुआ है। तो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है ना? तो जहाँ से आप शुरू हुए थे वहाँ से आज बेहतर जगह पहुँचे कि नहीं? पिछले साल से इस साल बेहतर जगह पहुँचे कि नहीं? पिछले महीने से इस महीने बेहतर जगह पहुँचे कि नहीं? तो हमारा ध्यान दिशा पे रहता है और लक्ष्य पे भी रहता है। जब दोनों पे साथ साथ रहता है तो कभी भी उत्साह नीचे नहीं जाता, लेकिन वो फुल टारगेट पे रहे और जो दिशा है उस पर ना रहे। तो जैसे देखेंगे तो हमने ये लक्ष्य तय किया, क्या लक्ष्य है? निरंतर सुख। खड़े कहीं आए, दूरी कम है बहुत ज्यादा है? दूरी तो बहुत ज्यादा है ना? अब जब भी ये दूरी दिखाई देती है हम झटपटाने लगते हैं। सबसे पहली घटना जो घटती है वो ये घटती है कि जो यहाँ खड़े हैं कई बार इधर दौड़ने की कोशिश करते थे, कई बार इधर, कई बार इधर, कई बार इधर। जब अपना अध्ययन करते हैं तो हमारी दिशा निश्चित होती है।
तो जो बार बार हम किसी भी रैंडम दिशा में जाने की कोशिश करने लग जाते थे, ये होना फिर बंद होता है। तो ये दिशा निश्चित होता है और इस दिशा में आप चलना शुरू करते हैं। 2, 4, 10 साल चलते हैं तो किसी एक जगह पहुंचते हैं, लेकिन यहां से अभी भी देखेंगे तो दूरी पर्याप्त है। और इतना ही दूरी जब आपको दिखता है कि ये बहुत दूरी है, इसका इतना दबाव आता है कि आपका उत्साह फिर डाउन पड़ जाता है। तो ठीक स्थिति क्या है कि हम 5 साल पहले कहाँ खड़े थे उसका भी अनुमान हो, आज कहाँ खड़े हैं उसका भी अनुमान हो, पिछले साल कहाँ खड़े थे उसका भी अनुमान हो, पिछले महीने कहाँ खड़े थे उसका भी अनुमान। तो धीरे धीरे पता लगता है कि हर साल, हर महीने, हर दिन हम कोई ना कोई सही दिशा में गति करते जा रहे हैं। तो ये मूल्यांकन भी हो और ये मूल्यांकन भी हो। तो ये देखकर जो शिफ्ट हो रहा है, हम उत्साहित बने रहते हैं और इसके लिए उत्साह बना रहता है कि हम इसके लिए अब धीरे धीरे आगे भी गति कर सकते हैं। समय तो लगेगा, है ना, समय इसके लिए लगेगा और जितना भी लगेगा लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हर दिन हर क्षण हमें कुछ शिफ्ट हो रहा है। ये पूरा मूल्यांकन ध्यान में है तो गति बनी रहती है। और ये शरीर सापेक्ष नहीं है, ये पूरा का पूरा किसके सापेक्ष है? जीवन सापेक्ष है ना। जीवन क्रिया में सब कुछ हो रहा है, सारा निरंतर सुख शरीर से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये जीवन सापेक्ष है ना। तो एक तो ये बात, तो उसका बहुत दबाव लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, वो यहाँ बैठे इसलिए आप आराम में आ जाएंगे, ये एक दूसरे तरह का झंझट है। जबकि काम तो ये होना है कि उनमें विकास हो ना हो, है ना, उनमें विकास हो ना हो, ये उनकी स्थिति है, ये उनके प्रयास पर, उनके सुख दुख के लिए है। लेकिन आप में विकास हो ना हो, ये आपके एफर्ट पर निर्भर है। अगर उनमें नहीं भी हो रहा है तो भी आपकी विकास यात्रा और आपके आराम की जो यात्रा है, आपके समझने के आधार पर वो गति बनी रहे और उनके में सहयोगी बने रहे। उनमें विकास हो रहा है तो उनके लिए हो रहा है और वो उसके साथ आपके लिए सहयोगी बन सकती हैं, लेकिन ये उनका चॉइस है। आप भी उनके सहयोगी हो सकते हैं, ये आपका चॉइस है। लेकिन उनके समझ जाने से, उनके ठीक हो जाने से आपकी यात्रा ठीक हो जाएगी, है ना, या आपके समझ जाने से, ठीक हो जाने से उनकी यात्रा पूरी हो जाएगी, ये नहीं होने वाला। ये तो दोनों को ही करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, नहीं ठीक है। जैसे मैं भी आजकल इसको इस तरह से लेता हूँ कि ये बैठेगी, समझेगी तो थोड़ा साथ साथ ज़्यादा हारमोनी से चल पाएंगे। कम बैठेगी तो मेरे लिए अवसर है कि मैं उसी अयोग्यता से प्रभावित हुए बिना, जब वो आवेश में आए, अपने जांच करता रहूं कि यस मेरा ध्यान अपने पे है कि नहीं है। तो वो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इच्छा तो रखना गलत नहीं ना कि पत्नी भी साथ बैठे, वो भी, हाँ, लेकिन इसको कंडीशन रखना ठीक नहीं है। नहीं, कंडीशन तो वो मानते भी नहीं है। कंडीशन रखना ठीक नहीं है ना, ये कंडीशन रखने से मुश्किल है नहीं, और वो बड़ा बारीक है। हाँ, विचारों के मतभेद में आपके लिए अवसर भी है, लेकिन फिर ये गति धीमी तो हो ही जाती है ना थोड़ी। अवसर भी है लेकिन थोड़ा वो, हाँ, समय फिर ज्यादा ऊर्जा इसी में लग जाती है कि यार परिवार में हारमोनी हो जावे, तो समाज के प्रति जो थोड़ा सा एक भाव रहता है कि नहीं यार वहां भी करना है। तो देखिए, मैं आगे और इस पर ध्यान दिला देता हूँ। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, है ना। 800 करोड़ लोग सभी आपसे अधिक समझदार होंगे या आपके इतने समझदार होंगे, ये कंडीशन नहीं हो सकता। यानी दोनों तरह के लोग जिंदगी में हमेशा मिलेंगे, जो आपसे अधिक समझदार भी होंगे और कम समझदार। परिवार में भी ऐसे ही है। 10 लोगों का अगर परिवार है तो ये हमेशा बना रहेगा कि कोई आपसे कम समझदार होगा और कोई आपसे अधिक। हमारी तैयारी तो ऐसी होनी है कि हम दोनों से प्रभावित ना हो और दोनों के साथ ही व्यवस्था में जी पाए। जो व्यवस्थित जी रहा है उसके साथ भी और जो अव्यवस्थित जी रहा है उसके साथ। हमारी तैयारी तो ये होनी है और दोनों के सहयोगी हो पाए। अन्यथा धरती पर एक एक आदमी के समझदार होने का इंतजार कब तक करते रहेंगे? वो तो बड़ी घटना है, जाने कब होगी।
तो तैयारी का डायरेक्शन ये है कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि जो अपने से अधिक समझदार है हम उसके साथ भी ठीक से जी पाए, और जो कम समझदार है उसके साथ। और उसका विधि यही है कि हमारा ध्यान हमारे विचारों पे रहे, उससे हम सहज हैं कि असहज हैं उस पे रहे, सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं उस पे रहे। फिर उसके जो बाकी के स्टेप्स हैं वो करके हम अपने भाव विचार को व्यवस्था के अर्थ में बना सकें हर पल हर क्षण। दूसरा ऐसा कर पा रहा है तो भी, नहीं कर पा रहा है तो हमारी गति बाधित नहीं होती। अन्यथा बार बार हमारा रेफरेंस जाके टिकता है इस पर कि वो नहीं कर पा रहा है इसलिए हमारा बाधित हो रहा है, वो कर पा रहा है इसलिए हमारी गति बढ़ रही है। वो रेफरेंस को तो बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। नहीं ठीक है, आपकी बात से तो सहमत हूँ, उसको मतभेद नहीं। मैं तो ऐसे और स्पष्टता के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे समझ 3 चीज़ों पे निर्भर करती है, पुराने शरीर यात्रा के संस्कार या अभी तक के संस्कार, वातावरण और शिक्षा। शिक्षा ले रहे हैं, संस्कार जो है उसमें तो अपन क्या कर सकते हैं, अभी तक जो है उनसे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रस्ताव है। और वातावरण, तो वातावरण में घर का वातावरण तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ज़्यादा समय घर में रहना होता है। तो जिनके बीच में ज़्यादा रहते हैं वहाँ वातावरण ज़्यादा अनुकूल होगा, सभी जिज्ञासा वाले होंगे, सभी आतुर होंगे, तो जल्दी सभी की प्रगति होगी, नहीं तो दम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये इच्छा तो रखना ठीक ही है वैसे, वही तो पत्नी से एफर्ट कहाँ प्राथमिकता पे किया जाए? अपने पे वो भी अपने पे एफर्ट कर रहा है, और दोनों जब अपने पे एफर्ट करते हैं तो उसमें लगे हुए मेहनत को भी देख पाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सहयोग के लिए ज़्यादा तत्पर हो पाते हैं। अगर वो एफर्ट का डायरेक्शन दूसरे को अनुकूल बनाने पे ही चला जा रहा है और उसका एफर्ट भी हमारे को अनुकूल बनाने पे चला जा रहा है और हम पर वो एफर्ट है नहीं अपने पे, तो हम बहुत उदार नहीं रह पाते दूसरे के लिए। अभी क्या है, आपके प्रश्न से बार बार प्राथमिकता शिफ्ट हो जाती है और वो डिपेंडेंसी के रूप में दिखने लगता है। नहीं, अपने पे तो ध्यान में पूरा दम लगा रखा ना, पूरा कि कुछ भी हो जाए इसी शरीर यात्रा में, मतलब शरीर से सापेक्ष नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी होना है। और यहाँ पर थोड़ा जैसे इसने कल, मुझे लगा इसकी चाहना अच्छी है, जैसा बोलता है जीवन विद्या का प्रस्ताव, इसने मेरी सिस्टर के साथ इसका थोड़ा ट्यूनिंग कम है, तो इसने बोला तो कुछ खूटियाँ हैं, मैं भी चाहती तो हूँ उससे फ्री हो जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाती हूँ, कभी घटना ऐसी होती तो नहीं हो पाती हूँ। तो ठीक है, प्रयास कर रही है, किसी को ज़्यादा समय किसी को कम समय, ठीक है, ओके, चल रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसमें, क्योंकि हम सबका अभ्यास होता है, दूसरे की खूटियाँ कहाँ कहाँ अटकी हैं हमको बहुत आसानी से दिख जाता है, हमारी खूटी कहाँ कहाँ गड़ी है, अटकी है, ये देखने में बड़ा मेहनत लगता है ना। तो दूसरे की खूटी से ध्यान अपनी खूटियों पे आ जाए तो ज़्यादा आसान है। चलिए, तो इतनी बात हुई थी कल। कितना टाइम हुआ इसमें? 11। अच्छा, वो लाइट के कारण दिख नहीं रहा हम लोग। हाँ नहीं, हम लोग आधा घंटा डिले हैं, ये घड़ी का पोजीशन ठीक करना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो लाइट उस पर पड़ रही है इसलिए वो घड़ी का मुझे लग रहा है 11 ही बज रहा है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन अपन टाइम को मेंटेन करके चलें, लोगों को 2.5 घंटा बैठना मतलब उनके ऊपर अत्याचार करने जैसा।